वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कल के जो मैचेस हैं दो वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं। जी हाँ, कल के दो मैचेस की अगर हम बात करें तो वो है स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे और बात करें एक और नेपाल वर्सेस आयरलैंड। जी हाँ, दोनों ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्ले ऑफ के मैचेस हैं, स्टैंडिंग्स के मैचेस हैं, इसमें नेपाल वाला तो इसमें आखिर इतना इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। लेकिन डेफिनेटली आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि वो एक मैच जो है वो एक फुल मेंबर के खिलाफ है। एट द एंड वो फुल मेंबर हैं और फुल मेंबर के खिलाफ वो मैच है और कहीं ना कहीं तीसरा ओडीआई होगा ये नेपाल का जब वो फुल मेंबर के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे 4 जुलाई को। और एक बहुत अच्छा मौका, एक अपॉर्चुनिटी जो हार्ड अर्न रही है दो प्लेयरों की वजह से, वो है दीपेंद्र सिंह यारी और संदीप लामिछा, बिल्कुल, जिन्होंने जो यूएसए के खिलाफ जो है, यूएई के खिलाफ जो मैच में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर लगभग टीम जो है वो बहुत ही मुसीबत में थी, वहाँ से टीम को निकाल कर वो लेकर आए। दोनों मिलकर उन्होंने जो पार्टनरशिप की और टीम को जीत दिलाकर ये मेक श्योर किया कि टीम एक और मौका यहाँ पर डिजर्व करती है और वो मौका था आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलने का। इसीलिए बहुत क्रूशियल मैच हो जाएगा। क्या कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो नेपाल अगर उतारने में कामयाब रहा तो डेफिनेटली जीत जो है वो नेपाल के फेवर में आ सकती है। लेकिन वो चीज़ें उतारनी होंगी और वो चीज़ें कोच और कैप्टन के माइंड में है या नहीं वो तो उनके ऊपर है, लेकिन वो चीज़ें क्या है अगर आगे ज़रूर बताएंगे। लेकिन इधर एक और मामला है, वो सिर्फ फुल मेंबर या फिर स्टैंडिंग वगैरह को लेकर नहीं है, वो है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन को लेकर। 10 टीमों के वर्ल्ड कप टीमों वाले इवेंट में वर्ल्ड कप में अगर कोई एसोसिएट वहाँ पर एंटर हो जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। मेरे ख्याल से तो यार अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि कोई एसोसिएट इस 2023 के वर्ल्ड कप में पहुँच जाती है तो इंस्टेंटली बिना सोचे वो डिजर्व करती है कि आज ही की डेट पर उन्हें फुल मेंबरशिप दे दी जाए। अगर ऐसा हो पाता है, ये इतना बड़ा मैच है, अगर स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को यहाँ मात दे दी तो स्कॉटलैंड बहुत हाई चांसेस होंगे कि स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में पहुँच सकता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, लेकिन चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि नीदरलैंड्स का जो है रन रेट का इशू बहुत ज़्यादा है जो उन्हें कहीं ना कहीं सरदर्द कर सकता है। तो स्कॉटलैंड को क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर करनी होगी, शुरुआत उससे करते हैं, फिर चलेंगे नेपाल में। वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन जरूर करेंगे, लेकिन यार ये उससे ज़्यादा बड़ा मैच यहाँ पर है। अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो स्कॉटलैंड के लिए आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम एशियन टीम्स की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड और नेपाल की ही बात यहाँ पर होगी, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के पर्सपेक्टिव से नहीं होगी। एंड स्कॉटलैंड के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं जरूर एक ही साथ समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए अगर स्कॉटलैंड की बात करें तो जो स्कॉटलैंड जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहा है एंटायर टूर्नामेंट में अब तक देखने को मिला है कि 10-15 ओवर में जो अटैकिंग मोड रहता है उनका विकेट कीपर को आगे बुलाकर बैट्समैन के शुरुआती जो बैट्समैन है उनके पैरों को बांध देना, और इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं सामने वाली टीम को, जो पैदा की है स्कॉटलैंड के बॉलर्स ने। ब्रैंडन मैकमुलन, क्रिस सोल की स्पीड और लाइन और लेंथ, खाली स्पीड बोल कर नहीं, वो लाइन और लेंथ भी कमाल की रख रहे हैं और स्पीड के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रैंडन मैकमुलन की चौथे स्टंप पे जो स्विंग होती हुई बॉलें हैं वो कमाल की रहती है। ऐसा लगता है जैसे कि टेस्ट क्रिकेट देख रहे हो हम, इस तरीके की बॉलिंग उनकी रहती है। बहुत हार्ड रहता है खेल पाना। तो इसी प्लान के साथ अगर स्कॉटलैंड उतरे, कुछ भी बदलाव ना करें यहाँ पर, और तो सबसे पहली चीज़ यही रहेगी, डेली क्रिकेट यही कहेगा कि प्लीज़ आप इसी के साथ उतरिए। 10-15 ओवर का अटैकिंग क्रिकेट शुरुआत में 3-4 विकेट, 2-3 विकेट अगर आपको मिल जाए, कीपर ऊपर हो, स्लिप हो, कवर आपके हो, जैसे कि आप रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं, बेहतरीन रहता है रिची बैरिंगटन का प्लान और बॉलर्स का प्लान। प्लीज़ इसको कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये प्लान कंटिन्यू रहना जरूरी है, उसी को बस रिपीट करना है। और जैसे आयन ने कहा कि 2-3 विकेट जरूर निकालिए, जैसे कि गुम्बी हुए और मैचवेर हुए, इन सबको जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए ताकि मेन जो मुद्दा है घूम फिर कर जब जो बिग 3 है उन्हीं के ऊपर मामला सारा आ जाए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉल्स करानी पड़े और कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर धीरे धीरे बनता चला जाए। तो इन सबको जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं इनको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिदम और फॉर्म में है नहीं, ऐसा कुछ बड़ा इनको प्लेयर्स ने अभी तक किया नहीं है। घूम फिर के वही 3 प्लेयर्स हैं और नीचे आकर थोड़ी बहुत रियान बल हिटिंग करते हुए नजर आते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की यहाँ अगर बात की जाए स्कॉटलैंड के लिए है तो स्पिनर वाला जो डिपार्टमेंट है मार्क वार्ड का, वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इतना आसान होगा नहीं, लेकिन फिर भी रजा इरविन और सीन विलियम्स को आखिर बांधा कैसे जा सकता है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है इन तीनों का। ज़्यादा देर आप बांध नहीं पाएंगे क्योंकि अच्छी डिलीवरीज आपको डालनी होगी, विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालनी होगी, तभी ये कहीं ना कहीं आउट होंगे। वरना अगर आप सिर्फ इकोनॉमिकल रहने की कोशिश करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि रजा और बल ज़्यादा देर चुप बैठने वाले प्लेयर्स में से नहीं है। एंड क्या किया जा सकता है? नहीं जरूर, देखिए ऐसा आप कर सकते हैं, स्पिनर्स अटैक करें या पेसर्स या दोनों एक साथ, नहीं इन तीनों पे। बिल्कुल, देखिए शुरुआती में अगर आप विकेट ले लेते हैं तो बहुत चांस बढ़ेगा,
बहुत चांस बढ़ेगा कि क्रैग या सीन में से अगर कोई गलती कर दें शुरू के 10-12 ओवरों में तो आपको वहाँ विकेट मिल सकते हैं। इन केस अगर वो वहाँ पर नहीं हुए, क्रिकेट है, आप हो भी सकते हैं। ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है स्कॉटलैंड की, अगर 10-12 ओवर में क्रैग इरविन चले गए तो काफ़ी और प्रेशर माउंट हो जाएगा यहाँ पर सीन और सिकंदर रजा पर। लेकिन स्पिनर्स को थोड़ा सा लॉन्गर बाउंड्रीज का अगर इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर लॉन्गर बाउंड्रीज में स्पिनर्स ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें तो बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर प्लेयर को, बैट्समैन को फोर्स करें कि मैं आपको बॉल यहाँ दे रहा हूँ, आप लॉन्गर बाउंड्री की तरफ ट्राई करिए, बिल्कुल वहाँ कैच की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, जरूर होगी। और फिर बैट्समैन जो है सी विलियम्स जिस तरीके से तेजी के साथ खेलते हैं, बहुत इस टूर्नामेंट में बहुत तेज खेल रहे हैं। उनका करियर स्ट्राइक रेट कुछ और है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत अलग है उनका। 100 के तकरीबन स्ट्राइक रेट पहुंच जाता है बार बार, अगर पूरा एवरेज निकाल कर देखेंगे आप। और सिकंदर रजा तो खैर तेज खेलते ही हैं। तो इन दोनों को ये कोशिश होनी चाहिए, अगर क्रैग इरविन इन केस 10-12 ओवर में आउट हो जाते हैं, क्योंकि हाई चांस होता है, क्योंकि स्कॉटलैंड की बॉलिंग जो है वो बहुत बेहतरीन है। शुरू के 10-12 ओवरों में जब अटैक करते हैं वो, वहाँ चांस बनता है कि अगर वो विकेट दे दे। साथ ही साथ आप फिर यहाँ ट्राई कर, जैसे कि क्रिस सोल ने आउट किया था दिमुथ को, जो मुझे याद है, जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, बेहतरीन तरीका था वो, वैसे ही कुछ क्रैग इरविन को आउट किया जा सकता है शुरू में। सीन और सिकंदर के लिए एग्जैक्टली यही प्लान होगा कि लॉन्गर बाउंड्रीज का इस्तेमाल किया जाए और स्पिनर्स इस चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेसर्स में थोड़ा सा बीच के मिड फेस में थोड़ा वक्त लग सकता है पेसर को, वहाँ पर स्पिनर को थोड़ा सा अफेक्टिव होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के लिए कुछ प्लान्स रह सकते हैं जो वो अप्लाई अगर करें जिम्बाब्वे के खिलाफ तो बेहतर रहेगा। एट द एंड बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर खेलना होगा स्कॉटलैंड को, टॉप क्रिकेट खेलना होगा, अपना टॉप नॉच क्रिकेट खेलना होगा, तब जाकर आप यहाँ पर जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है जीत दर्ज कर सकते हैं और अपने आप चांसेस हैं वर्ल्ड कप में खेलने के उसे और मजबूत करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर है, एक चीज़ जो वापस हम कहना चाहेंगे, कैचेस और रन आउट चांसेस। फील्डिंग को आपको स्तर को हाई रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने एक बार मौका दे दिया इरविन विलियम्स या फिर रजा ऐसे प्लेयर्स को कि आपने उनका कैच जल्दी छोड़ दिया तो फिर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। इसीलिए फील्डिंग का स्तर स्कॉटलैंड का बेहतर रहा है, बाकी एशियन टीम्स के मुकाबले स्कॉटलैंड का बेहतर रहा है कैचिंग वगैरह, लेकिन फिर भी छोटी है, उनसे भी छोटी है। और ये वो मौका है जहाँ पर वो गुंजाइश भी नहीं है कि चलिए कोई बात नहीं हो गया, कोई बात नहीं हो गया, इस मोमेंट पर आकर आप नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्ल्ड कप के लिए खुद को क्वालिफाई कराते हुए देख सकते हैं। खैर, ये बात हो गई स्कॉटलैंड की। अब जिम्बाब्वे की वो अपने खुद ही अपने प्लान्स वगैरह देखेंगे, क्योंकि बात यहाँ पर हम एसोसिएट्स की करते हुए नजर आते हैं। अब चलते हैं दूसरे मैच की तरफ। यहाँ बात करें अगर नेपाल वर्सेस आयरलैंड के मैच की, तो ये मैच की इंपॉर्टेंस हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फुल मेंबर के खिलाफ मैच है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज वर्क करने वाला है नहीं। बिल्कुल, स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को मात दे दी, ओमान ने आयरलैंड को मात दे दी, और यहाँ पर डेफिनेटली नेपाल का जिस तरीके का इस साल का क्रिकेट रहा है, तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनता कि आप आयरलैंड से किस तरह से हार रहे हैं, फिर क्यों आखिर हार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आयरलैंड कोई कमजोर टीम है, हम ये नहीं कह रहे कि बेकार टीम है, अभी उनके जो प्लेयर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें ये भी एक सच्चाई है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ओमान ने उन्हें हराया और ओमान ने अच्छी तरह से हराया, ये नहीं कि गिरते पड़ते लास्ट में उन्हें पहुंचे हो, वही बहुत बड़ी बात होती है। जीत होती है, जैसे हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कहा। तो इस मैच में हम वही कहेंगे कि यहाँ पर जीतना इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये नहीं रहेगा कि हाँ आप 7 विकेट सीधा 8, नहीं, यहाँ पर बात अलग है। यूएसए यूएई के खिलाफ आपने जितना स्ट्रगल कर मैच जीता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो क्रिकेट खराब है। यूएसए यूएई के पास कौन से ऐसे बॉलर हैं, इनको तो आप पिछले 2.5-3 सालों से ये खेले जा रहे हैं, उनके खिलाफ 200-181 चेस करने में 7-8 विकेट गिर जाना, 40-42 ओवर लगाना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात अलग है। आयरलैंड के खिलाफ आप 1 रन से भी जीतते हैं या 1 विकेट से भी जीतते हैं, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आप एक फुल मेंबर को हराते हुए आ रहे होंगे इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर को अच्छे नोट पर खत्म करने के लिए। लेकिन कुछ 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होगा, और इन 4 प्लान्स को उम्मीद करेंगे कि शायद रोहित और जो कोच सर है उनके माइंड में सब चीज़ें चल रही हों और वो इन प्लान्स को उतारने में कामयाब रहे। वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे के खिलाफ वो प्लान से उतरते हुए दिखे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्या वही प्लान अप्लाई होंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पॉइंट्स अलग हैं। पॉइंट नंबर 1, बिल्कुल देखिए बैट्समैनों के लिए है। बैट्समैन के लिए अगर हम पहला पॉइंट कहें तो आयरलैंड के स्पिनर्स को टारगेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको 15 ओवर करीब मिलते हैं, मिनिमम मानना चाहिए, ये डेली क्रिकेट का मानना है कि मिनिमम 15 ओवर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा अगर वो ज़्यादा देना चाहें तो दे सकते हैं। 15 ओवर यानी कि 90 बॉलें, और 90 बॉलें का आपको यूटिलाइज बहुत बेहतरीन तरीके से करना, बहुत तेज़ी के साथ रन बनाने की ज़रूरत है। अगर आप उन स्पिनर्स के, ये एग्जांपल है 15 ओवर, ठीक है, बार बार समझ लीजिएगा इस बात को कि अगर 15 ओवर मिलते हैं तो कम से कम 90 बॉलों में आपको और रन्स करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर भी आप स्पिनरों पर कहेंगे कि डिफेंसिव करेंगे, रन्स 1 रन आ रहे हैं, सिंगल डबल हमेशा चलते रहने चाहिए और बाउंड्रीज अपने आप निकल के आ जाएंगी जब वो 1-2 रन का प्रेशर उस बॉलर पे बनेगा।
तब वो एक खराब बॉल डालेंगे वो स्पिनर, और तब आपको विकेट मिलना, तो माफ़ कीजिएगा, आप रन्स बनाना चालू करेंगे। तो प्लीज़ स्पिनर्स को थोड़ा सा अटैक करके चलिए, वरना फिर काम नहीं बनेगा। 180 220 तक गाड़ी रुक जाएगी अगर आप इतना ज़्यादा डिफेंसिव खेलेंगे। आयरलैंड स्ट्रगल कर रहा है तो इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। स्पिनर्स उनके कभी अच्छे नहीं रहे, इस चीज़ का बिल्कुल इस चीज़ का फ़ायदा आप उठाइए और स्पिनर्स को अटैक करिए, और पेसर में थोड़ा सा अपना वैसे ही क्रिकेट खेलिए जैसा एक आम क्रिकेट होता है, थोड़ा सा अच्छे शॉट, सिंगल डबल, खराब बॉल है तो चौका। लेकिन जब आपको रिस्क लेना हो तो वो स्पिनर्स हैं, आप उन पर जा सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एक इफेक्टिव की बात होती है। एक मैच होता है, 2 मैच होता है, 3 मैच होता है। आयरलैंड के जो स्पिनर्स हैं वो लगातार कंसिस्टेंस है कि वो अच्छी बॉलिंग कराएंगे ही नहीं। कभी कभार एक आध स्पेल जो अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बाद ओवरऑल अगर आप देखेंगे जब लास्ट में नंबर्स, तो वो खराबी होते हैं। तो स्पिनर्स को आयरलैंड के, नेपाल के बैट्समैन को मेक श्योर करना होगा कि वो उन्हें टारगेट करें, और वहाँ पर 90 बॉल मिनिमम अगर 90 बॉल होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन जितने वो बना सके उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए तो बेहतर रहेगा। तो खैर ये बात हो गई पहले पॉइंट की। दूसरे पॉइंट की बात है वो भी स्पिनर्स पे आता है, और वो स्पिनर्स है नेपाल के खुद के स्पिनर्स। क्लियरली है कि इन तीनों स्पिनर्स को उम्मीद करेंगे कि ललित भी यहाँ पर एंटर होंगे। बड़ा मैच है ये, जिसने पहले कहा, ये अब सिर्फ नॉर्मल मैच नहीं रहा, ये एक इंपॉर्टेंट मैच है, ये आपको हर हाल में जीतना होगा। ओमान स्कॉटलैंड करके दिखाया है, उसकी बाद और प्रेशर आप पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का आ जाता है। तो डेफिनेटली आप ललित वर्ल्ड क्रिकेट लीग में तीसरे पे ही थे। जी हाँ, आप तीसरे पे थे। स्कॉटलैंड नंबर 1 थी, उन्होंने आयरलैंड को हरा दिया। ओमान दूसरे पे थी, उन्होंने आपको आयरलैंड को हरा दिया। आप तीसरे पे थे, डेफिनेटली प्रूव करने की बारी आ गई, और आयरलैंड को आपको हराना ही होगा हर हाल में। खैर, तो ये पॉइंट्स है। दूसरे पॉइंट की बात करें, स्पिनर्स ललित राजवंशी, संदीप लामिछाने और दीपेंद्र सिंह यारी, तीनों का अलग अलग हैंड है, अलग अलग तरीके से बॉलिंग कराते हैं। इन तीनों को डेफिनेटली अटैक करना होगा, टारगेट करना होगा जो आयरलैंड के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उन लोगों के साथ। डेफिनेटली इन तीनों के साथ आपको अटैक करने की जरूरत है, ललित, दीपेंद्र, और किस तरह से यूज करना है वो कैप्टन को देखना होगा। कब लेफ्टी आ रहे हैं, कब राइटी आ रहे हैं, कौन किस बॉल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 ओवर ललित को आपने दिए, आप देखिए कि ललित के ओवर में कौन सा बैट्समैन ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके आप ललित को 2 और ओवर दे दीजिए, जरूर बनाए रखिए। और अगर आपको लग रहा है ललित पे ये इतने इफेक्टिव, ललित पे रन्स दे रहे हैं, तो आप संदीप को वहां पर लेके आइए, दीपेंद्र को लेकर आइए। इन तीनों स्पिनर से अटैक करिए। स्पिन खेलने में वो उतने कंफर्टेबल नहीं है आयरलैंड के प्लेयर्स, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रैक्टर वगैरह बहुत अच्छे हैं, टैकर भी ठीक अच्छे हैं, लेकिन पेसर्स के मुकाबले जरूर पेसर्स में, जी हाँ, पेसर्स के मुकाबले पेसर्स में जितने कंफर्टेबल हैं उतने कंफर्टेबल वो स्पिनर्स पे नहीं होंगे। और ललित की लाइन और लेंथ काफी अच्छी रही है इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, और संदीप रिदम में नहीं है, लेकिन क्या पता ये वो मैच हो जिसमें वो रिदम में आ जाए। पिछले मैच में कम से कम अच्छी परफॉर्मेंस थी, मेडन ओवर वगैरह थे, लेकिन यहाँ पर ओपोनेंट भी थोड़ा सा ऊपर का होगा, बेहतर होगा। तीनों स्पिनर्स अगर अटैक करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा मिडिल ऑर्डर पे आयरलैंड के, क्योंकि वो डेफिनेटली इतने कंफर्टेबल नहीं है इन कंपेयर टू पेसर्स स्पिनर्स को खेलने के लिए। एंड ये बात हो गई दूसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट की यहाँ अगर बात की जाए तो वो आप क्या देख रहे हैं? नहीं ज़रूर, देखिए वो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ ज़रूर है कि फील्डिंग को लेकर जिस तरीके की फील्डिंग नेपाल की रही है, थोड़ा सा यहाँ गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बहुत बेहतरीन मैच है, इसे अगर आप जीतते हैं तो बहुत कुछ फायदा होगा, बहुत अच्छे नोट पर खत्म होगा ये क्वालिफायर, ज़रूर बहुत अच्छे नोट पर खत्म होगा। आप तीसरा ODI खेल रहे हैं फुल मेंबर के खिलाफ, तो एक जीत फुल मेंबर के खिलाफ आएगी तो बहुत बूस्टअप मिलेगा, और इससे मैनेजमेंट को भी आप दिखा पाएंगे, ये देखिए आप कि हाँ, उनको भी मैसेज आएगा प्लेयरों की तरफ से, अरे हमें मैचेस दीजिए, बायलैटरल करवाइए बाहर। बिल्कुल जी हाँ, तभी हम अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएंगे। तो ये एक बेहतरीन मौका है, रैंकिंग्स को लेकर मौका बनेगा। तो कैसे बनेगा? फील्डिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। फिर से ये बात फुल मेंबर्स के खिलाफ है, एसोसिएट के खिलाफ आप फुल कैचेस छोड़ दें या फिर रन आउट मौके मिलते रहते हैं, मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ पर स्कोर्स का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने पॉल स्टर्लिंग, बेलबर्नी, ट्रैक्टर के कैच या रनआउट्स छोड़ दिए तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। 160 रन या 150 रन के इंडिविजुअल इनिंग्स वो खेलने में कामयाब रहते हैं। वो इस तरीके के प्लेयर हैं, अगर उन्हें एक लाइफलाइन मिल जाए तो जब भी कैच आए, टफ हो, अपना 100% खून निकल जाए आपके हाथ से, बिल्कुल हाथ से पैरों से खून निकल जाए, लेकिन प्लीज़ इसको दीजिए, क्योंकि इसके बाद तो अब रेस्ट है, रेस्ट करिए 1 महीना 1.5 महीना जितना करना है, लेकिन इस मैच के लिए सब दे दीजिए अपना, क्योंकि ये फुल मेंबर के खिलाफ आपका आखिरी मैच है, क्योंकि अब नहीं मालूम कब होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सीधा एशिया कप में ही है अगर अभी तक के लिए देखें तो, क्योंकि इमर्जिंग कप तो वो ए साइड के खिलाफ है, ये बात हो जाती है। और डेफिनेटली वो नेपाल हम देखना चाहेंगे जिस नेपाल को हम मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल मिस कर रहे हैं उस नेपाल क्रिकेट टीम को पूरी तरह से इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर मिस कर रहा है, जो हमने शुरू के 4 महीने देखा है। वो भूख, वो फाइट, वो बॉडी लैंग्वेज, वो अभी तक इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नजर नहीं आई है, सिवाय एक मैच के, वो था जिम्बाब्वे के खिलाफ। जी हाँ,
जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच था वहां पर हमने पीसेस में देखा वो बॉडी लैंग्वेज और फाइटिंग, उसमें भी कहीं ना कहीं बाद में धीरे धीरे नदारद होता चला गया। उसके बाद वो हमने देखा नहीं है, वो फाइट, वो भूख, वो बॉडी लैंग्वेज इन प्लेयर्स इस मैच में आपको उतारनी होगी। डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं और अगर आपने ये सब चीजें यहाँ पर अप्लाई करने में कामयाब हुए। लास्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर और कर्टिस कैम्फर, इन तीनों के खिलाफ कोई स्पेसिफिक प्लान जो है वो कैप्टन और कोच और प्लेयर्स के बीच में डगआउट से ही एक बन के आना बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ज़रूरी होगा। आपको ये देखना होगा, समझना होगा, अपने इनसाइट्स जो भी सर हैं उनसे पूछना होगा कि ये किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, किन बॉलों पे आउट हो रहे हैं, उस हिसाब से एक प्रॉपर प्लान इन तीनों के खिलाफ बना के आना जरूरी है। पॉल स्टर्लिंग इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं पॉल स्टर्लिंग जैसे अगर प्लेयर चले तो मामला 300 के पार जा सकता है या 280-290 के पार जा सकता है। यूएस के खिलाफ हमने देखा अभी, जी हाँ, माफी शायद यूएस के खिलाफ ही था, जी हाँ, उसमें देखिए आप 160 को करीब करीब पहुंच गए। उसके बाद अगर मान लीजिए ऊपर का जो मामला है वो कोलैप्स हो गया, उनका 2-3 विकेट धड़ाधड़ गिर गए, नेपाल के बैट्समैन बॉलर्स ने ले लिए। उसके बाद जो गाड़ी आती है वो हैरी टेक्टर पे, कई बार टीम को बहुत अच्छी बड़ी इनिंग्स खेलकर मुसीबत से निकाल चुके हैं और एक अच्छे टोटल तक वो लेकर आ चुके हैं। उनको जिस तरह की फॉर्म उनकी है वो डेफिनेटली एक बड़ा काटा है, उनके खिलाफ भी एक स्पेसिफिक प्लान की जरूरत होगी। और एक और प्लेयर है नीचे, कर्टिस कैम्फर, वो हम और आपसे किसी भी छुपा नहीं है कि टीम कई बार ऐसी वक्त आया है कि बहुत सारी मुसीबतों में टीम रही है और उन्होंने सिंगल हैंडेडली आकर, अभी सेंचुरी मारी थी स्कॉटलैंड के खिलाफ, आकर उन्होंने मैच को निकाल के लेकर और एक अच्छे टोटल तक ले गए जिसको उनके बॉलर्स ने बखूबी डिफेंड करने की कोशिश जरूर की है। वो तो माइकल लीक्स की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग आ गई 91 की, वरना वो मैच स्कॉटलैंड कहीं ना कहीं हार ही गया था। तो ये तीनों के खिलाफ एक स्पेसिफिक प्लान जो है वो उतर कर आना चाहिए। सब कुछ ग्राउंड के ऊपर ना छोड़कर कुछ प्लान्स इनके खिलाफ हो। बेहतर कैसे हमने पहले कहा, ये मैच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उतनी ही अहमियत रखता है जितनी अहमियत आप जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ मैचेस खेल रहे थे, ये उतनी ही अहमियत रखता है क्योंकि फुल मेंबर के खिलाफ आप मैच खेल रहे हैं, एक अच्छे नोट पर मैच खत्म हो और साथ साथ में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की टॉपर और सेकंड बेस्ट टीम जो रही थी, उन दोनों ने इस टीम को इन्हीं ग्राउंड्स पर मात दी है। तो आप पे प्रेशर इस चीज का भी बहुत ज्यादा रहेगा। उम्मीद करेंगे कि नेपाल इन पॉइंट्स पे अप्लाई जरूर करे। डेलीगेट की पूरे मैच पे नजर लगातार बनी रहेगी कि आखिर रोहित जो है क्या प्लान्स कर रहे हैं, बॉलर्स किस तरह से बॉलिंग करा रहे हैं, क्या किस तरह का अटैक आपने इन प्लेयर्स पे किया हुआ है और एट द एंड उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट अच्छा है, बेहतर है। डेलीगेट उसी नेपाल क्रिकेट को वापस चाहता है जो 4 महीने हमने शुरू में देखा था। डेफिनेटली रिजल्ट्स की बात अलग है, लेकिन हार, माफ कीजिएगा, फाइट, भूख, वो जो बॉडी लैंग्वेज में जो एक कैरी कर रही थी टीम, वो मिस आउट जरूर इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अभी तक हमने तो जरूर किया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि टीम यहाँ पर जीते और एक बेहतरीन नोट पर इस टूर्नामेंट को कंप्लीट करे। लेकिन एट द एंड ये सब बेसिक्स चीज़ें आपको बेहतर करनी होंगी, तब जाकर रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। तो ऑल द बेस्ट स्कॉटलैंड एंड नेपाल को, प्लीज़ मैचेस को जीतिए। एक आप टीम जो वर्ल्ड कप में पहुंचने के चांसेस उनकी बहुत हाई हो जाएंगे, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और एक टीम जिन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतना अच्छा क्रिकेट यहाँ पर नहीं खेला, लेकिन इस मैच को जीतकर वो काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पर धोते हुए नजर आ सकते हैं और एक बेहतरीन नोट पर खत्म कर सकते हैं, एक फुल मेंबर को मात देकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।